हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। जो आज का हमारा टॉपिक है, हम इन्वायरमेंटल स्टडीज़ पढ़ रहे थे जिसको ईवीएस बोलते हैं। एमडीयू के सिलेबस के अकॉर्डिंग अब हम पढ़ने वाले हैं इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, जो कि यूनिट 5 है एज पर एमडीयू सिलेबस। तो इसमें हम ये वाला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब पॉल्यूशन में। इसमें आपका बेसिकली पॉल्यूशंस के बारे में है और इसके बाद डिज़ास्टर क्या होता है और डिज़ास्टर मैनेजमेंट। पहले मैं ये वाली चीज़ें सारी जो बोर्ड पे लिखी हुई हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको कवर करवा रही हूँ। अब इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है कि पॉल्यूशन एक्चुअली होता क्या है। अब पॉल्यूशन एक ऐसा चेंज होगा एनवायरनमेंट में जो कि बिल्कुल अनडिज़ायरेबल है और ह्यूमन हेल्थ और जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट करता है। पॉल्यूशन बेसिकली आप उसी चीज़ को डिफाइन करेंगे और हमारे पास एक अनडिज़ायरेबल चेंज आ जाएगा ड्यू टू फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में। जैसे एयर को पॉल्यूट होना, मतलब जैसे क्रैकर्स हम बर्स्ट कर देते तो उसमें काफ़ी सारा पॉल्यूशन निकलता है, तो उससे एयर पॉल्यूट हो जाएगी। आप किसी पानी में गंदा नाले का पानी डाल दो साफ वाटर में, तो वो आपका वाटर पॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि आप वो नहीं चाहते हो। वो एक अनडिज़ायरेबल चेंज है जो कि हम नहीं चाहते हैं। अब और उसके इम्पैक्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा पड़ते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास आते हैं टाइप्स में। सबसे पहले आ रहा है नेचुरल और मैन मेड पॉल्यूशंस। अब नेचुरल पॉल्यूशंस क्या होते हैं, जैसे वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, तो उससे ये तो है नहीं कि सिर्फ वॉल्केनो फट गया, तो कई बार उस वॉल्केनो में से भी जब फटता है वो, तो काफ़ी ज़्यादा एयर को पॉल्यूट कर देता है उस टाइम पे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं उसमें से, ये सब। और मैन मेड पॉल्यूशन हम हमारे पास थोड़े एक टाइप इसमें दे रखा है बुक में, पर्सनल पॉल्यूशन, जो कि एक लिटिल एरिया पे होएगा। फॉर एग्जांपल स्मोकिंग पर्सनल पॉल्यूशन के लिए, कि आप अपने लिए खुद ही पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हो, एक छोटे इन्वायरमेंट में हो रहा है, वो छोटे लेवल पे हो रहा है। और उसके बाद आता है ऑक्यूपेशनल पॉल्यूशन, एक ऐसा पॉल्यूशन जो कि किसी काम की वजह से हो रहा है, जैसे फैक्ट्रीज में हो गया, या हमारी जो ईंटें वगैरह बनती है, भट्टियाँ होती हैं, उसमें भी ऑक्यूपेशन है, वो काम ज़रूरी है। लेकिन उससे भी कई बार होता है कि ना चाहते हुए भी पॉल्यूशन हो जाता है, कि जैसे चिमनीज वगैरह में उससे जो पॉल्यूशन होता है वो ऑक्यूपेशनल पॉल्यूशन में आ जाएगा। इसमें यही टाइप है। नेक्स्ट आपके पास आता है पॉल्यूटेंट। अब पॉल्यूटेंट क्या चीज़ होती है, पॉल्यूटेंट वो होता है जो कि एक आपका पॉल्यूशन का कॉज है। मेनली यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कॉज ऑफ पॉल्यूशन, मतलब एक ऐसी चीज़ जो कि पॉल्यूशन आपका क्रिएट कर रही है, कॉज ऑफ पॉल्यूशन है। अब इसमें भी हमारे पास दो टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स आते हैं। एक आता है सबसे पहले प्राइमरी टाइप। प्राइमरी टाइप पॉल्यूटेंट वो होएगा जो कि थ्रू आउट इट्स लाइफ टाइम वो सेम रहेगा। इसमें एग्जाम्पल दे रखा है SO2 या कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको CO बोलते हैं, वो थ्रू आउट ये मतलब रिएक्ट नहीं करती कार्बन मोनोऑक्साइड, कहने का ये मतलब है। और उसके बाद सेकेंडरी आता है कुछ ऐसे पॉल्यूटेंट्स जो कि आगे रिएक्ट करके बहुत ज़्यादा हाईली डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं फॉर ह्यूमन हेल्थ, या किसी भी हमारे इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा दुखदाई हो जाते हैं वो। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पॉल्यूशंस। टाइप्स ऑफ पॉल्यूशंस में सबसे पहले हम पढ़ेंगे एयर पॉल्यूशन क्या होता है। एयर पॉल्यूशन में बेसिकली एक ऐसा एटमॉस्फेयर में हमारे पॉल्यूशन हो जाना जिस वजह से कुछ ऐसे अनडिजायरेबल चेंजेस आ जाना जिसको हम ह्यूमंस नहीं चाहते हैं। अब इसमें सबसे पहले आप एक एटमॉस्फेयर की डिफाइन दे सकते हो कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें मेजरली हमारे पास नाइट्रोजन गैस होती है 78%, 21% हमें ऑक्सीजन मिलती है, और 1% अदर गैसेस होते हैं। जो मेनली डिविजन होता है गैसेस का, कॉम्पोजिशन जिसको बोला जाता है, वो यही होता है। अब इसके बाद क्या होता है पॉल्यूशन में, बेसिकली सबसे पहले दो पॉल्यूशंस हम बात करेंगे इसमें भी। इसमें सबसे पहले नेचुरल पॉल्यूशन होएगा, जो भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से कई बार गैसेस निकल जाती हैं, उनको हम नेचुरल पॉल्यूशंस की कैटेगरी में डाल देते हैं। जबकि मैन मेड पॉल्यूशन होता है जैसे बस्टिंग ऑफ क्रैकर्स, ये कोई नेचर नहीं कर रहा है, अपने आप पास से आके पटाखे नहीं फोड़ रहा है वो। तो मैन मेड पॉल्यूशन में ये आ जाएगा कि बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स ह्यूमंस जो कर रहे हैं उस वजह से जो पॉल्यूशन होता है जो कि हमें इम्पैक्ट करता है, वो चीज़ होती है। नेक्स्ट इसमें हमारे पास जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो आपके पास आते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे मेजरली। उसकी वजह से क्या होता है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना वो हाईली इम्पैक्ट करता है हमारे हीमोग्लोबिन पे, जिससे ब्लड बनता है ना, वो मतलब फास्टर देन ऑक्सीजन से कंबाइन हो जाता है हीमोग्लोबिन के साथ। मतलब ऑक्सीजन से इतनी जल्दी कंबाइन नहीं होएगा, लेकिन हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा कंबाइन हो जाता है और आपको बहुत ज़्यादा
मतलब गलत इफेक्ट्स अपनी बॉडी पे दिखने लगते हैं। नेक्स्ट आता है कार्बन डाइऑक्साइड। एक किसी भी मात्रा में मतलब एक डिफाइंड, अगर आप चीज़ ले रहे हो, किसी भी चीज़ को कंज्यूम कर रहे हो आप, एक डिफाइंड प्रोपोर्शन में वो चीज़ ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो वो भी पॉल्यूशन ही क्रिएट कर देगी। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है अर्थ के लिए, ग्लोबल टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, एक्ससीड हो जाता है अपने लेवल से, तो वो भी पॉल्यूशन का रूप ले लेता है, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग आती है हमारे पास। और ज़्यादा, अगर बहुत ज़्यादा मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी तो आपको हेडेक या फिर सफोकेशन जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है SO2। अब ये हमारा बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स की वजह से हो जाता है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स में सल्फर होता है और वो जब बर्न होती है तो कंबाइन कर जाती है ऑक्सीजन के साथ, जिससे सल्फर डाइऑक्साइड आपकी फॉर्म हो जाती है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है इसके इफेक्ट्स क्या हैं। इसके इफेक्ट्स ये होते हैं कि ना, जो सल्फर डाइऑक्साइड है, मतलब पहले तो बर्न होगी, फॉसिल फ्यूल्स हमने बर्न किए, उससे सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगी। अब उसके बाद वो पानी के साथ रिएक्ट कर लेती है और एसिड रेन का फॉर्म ले लेती है। एसिड रेन हमारे जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं, जो हमें आजकल सुनने को मिल रहा है कि ताजमहल का जो संगमरमर है वो ख़राब हो रहा है, हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं वो उससे अफेक्ट होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड से। अब नेक्स्ट आता है कि आप एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हो। ड्यू टू ओवरवेलमिंग ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ब्रिंग पॉल्यूशन down to safe levels. However, in views of alarming levels of air pollution globally, the prevention and cause control of एयर पॉल्यूशन डिमांड्स अटेंशन। अब इसमें सबसे पहले हम जो है वेजिटेशन, मतलब प्लांट्स अगर हम ज़्यादा ग्रो कर देंगे तो उससे एयर पॉल्यूशन कहीं ना कहीं वो हो सकता है, मतलब कंट्रोल में आ सकता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मैंने बात करी थी, अगर कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि प्लांट्स हमें प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करते हैं। अगर ज़्यादा नंबर ऑफ प्लांट्स होंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम कर लेंगे, जिससे हमारा जो एयर पॉल्यूशन वो ना कहीं किसी पॉइंट ऑफ पे बैलेंस हो जाएगा थोड़ा बहुत। और उसके बाद जो ऑटोमोबाइल्स हैं, अब उसको हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल से रिप्लेस कर सकते हैं, पेट्रोल्स वगैरह ना यूज़ करके, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स जब बर्न हो रहे हैं तो हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो हम जो स्विच कर सकते हैं कहीं ना कहीं उस पर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे, रादर देन हम पेट्रोल या डीजल वाले जो ये व्हीकल्स हैं इनको यूज़ करें। अब इसके बाद हमारे पास आता है कि इंडस्ट्रीज़ पे सबसे पहले जो टॉल चिमनीज़ होती हैं उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। यूज़ ऑफ टॉल चिमनीज़, मतलब ज़्यादा बड़ी लंबी लंबी चिमनीज़ का यूज़ करा जाए, जिससे कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पे एयर पॉल्यूशन ना हो। उसके बाद हमारे पास आता है जो हम बात करेंगे इंडोर एयर पॉल्यूशन। इंडोर एयर पॉल्यूशन कैसे होता है कि हम, ये नहीं है कि सिर्फ आप बाहर जा रहे हो तो तभी आपको सारा पॉल्यूशन हो रहा है, आप इफेक्ट हो सकते हो अपने घर के अंदर भी। अब वो कैसे हम हो सकते हैं, जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं ना, वो हमारे जो एसीज हो गई या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हो गई जो होम अप्लायंसेस में यूज़ होती हैं, वो कहीं ना कहीं हमें इफ़ेक्ट करती हैं, हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। जो फ्रिज होते हैं और आपके एसीज हो गए, इनमें सब में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं जो कि रिलीज होते हैं उनके एक्सटेंसिव यूज़ पर। अब इसमें ये आ जाता है, और इसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो। जो आपके हाउसेस होते हैं वो अच्छे से वेंटिलेटेड होने चाहिए। वेंटिलेटेड का मीन्स गुड नंबर ऑफ विंडोज़ होने चाहिए, जिससे प्रॉपर हवा आर पार हो सके। ये नहीं है कि बिल्कुल एक बंद कमरे में आप बैठे हो, तो उससे भी कहीं ना कहीं आपको दिक्कत हो सकती है। और टोबैको स्मोकिंग इनसाइड रूम, ये भी एक टाइप का एयर पॉल्यूशन है जो कि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत कर सकता है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं वाटर पॉल्यूशन के बारे में। अब वाटर पॉल्यूशन क्या होएगा कि जो, जैसे कि हम जानते हैं कि 70% जो है हमारी अर्थ, मतलब मोस्टली जो पानी ही है अर्थ पे, लैंड कॉम्पोजिशन इतना नहीं है, मोस्टली पानी ही है अर्थ पे। तो अब वो क्या होता है कि जिसमें से 22.5% ही हमारे पास फ्रेश वाटर है, मीन्स जो हम यूज़ कर सकते हैं पॉन्ड्स में या पीने वगैरह के लिए, वो पानी इतना ही हमारे पास
अवेलेबल है। और 70% ऑफ पानी तो सारा ही आइस कैप्स की फॉर्म में, ग्लेशियर्स की फॉर्म में हमारे पास वो है, मतलब फ्रीज है। और इसके बाद अब क्या होएगा, सबसे पहले हम वाटर पॉल्यूशन की अगर बात करें कि वाटर को पॉल्यूट कर देना, वाटर में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस, पॉल्यूटेंट्स का मिक्स हो जाना जिस वजह से हम ना चाहते हुए भी मतलब अनडिजायर्ड हो जाएगा। जैसे सीवेज वेस्ट को मैं पानी में डाल दूँ, या गंगा वगैरह के बारे में आजकल हम सुनते हैं कि गंगा सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड है इस टाइम पे, अभी के टाइम पे सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड रिवर है हमारे इंडिया की, और जो कि बहुत गलत बात है। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास कितने टाइप्स के, हमारे पास जो फॉर्म्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन क्या क्या होंगे। सबसे पहले क्या होता है, फिजिकल वाटर पॉल्यूशन। अब फिजिकल वाटर पॉल्यूशन का क्या मतलब है कि पानी की स्मेल चेंज हो जाना या उसका कलर चेंज हो जाना, फिजिकल प्रॉपर्टीज का चेंज हो जाना पानी का, तब आप उसको फिजिकल वाटर पॉल्यूशन बोलोगे। केमिकल प्रॉपर्टीज में मीन्स जैसे उसमें एसिड्स या एल्गीज का, एल्कलाइंस का मिक्स कर देना जिस वजह से वाटर का केमिकल फॉर्मूला या केमिकली उसमें चेंजेस आ रहे हैं, उसको हम केमिकल वाटर पॉल्यूशन बोलेंगे। अब हमारे पास जो सोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, सबसे पहले इंडस्ट्रियल्स, ऑयल स्पिल्स बेसिकली जो शिप्स होती हैं उनमें जो ऑयल टैंक्स होता है वो, वहाँ पे जो वेस्ट ऑयल है उन्होंने वहाँ पे मतलब शिप का जो वेस्ट ऑयल है वो उन्होंने उसी में मतलब डाल दिया, पानी में एक्सक्रीट कर दिया, तो उसको आप वाटर पॉल्यूशन का एक मेजर सोर्स है वो। और सीवेज या ऑर्गेनिक वेस्ट, जैसे लोग होते हैं वो कूड़ा डाल देते हैं पानी में या फिर कपड़े धोते हैं, इस वजह से भी वाटर पॉल्यूशन होता है। और नेक्स्ट हमारे पास आता है इसमें इंडस्ट्रीज से, इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा कई बार गंदा अपना जो मटेरियल बच जाता है, वेस्ट केमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे पानी में बहा देती हैं, उस वजह से भी वाटर पॉल्यूशन हो जाता है। और एक्सटेंसिव यूज़ हो जाना पेस्टिसाइड्स का, पेस्टिसाइड्स होते हैं कीटनाशक जो कि कई जगह मतलब वो होते हैं ना, जो खेत वगैरह हो गए उसमें डाल, मतलब एक्सटेंसिव यूज़ होके उसके बाद वॉश अवे होके, जैसे कहीं ना कहीं जैसे बारिश आई तो जो एक्सेस वाटर है वो सारा पॉन्ड में जाके या कहीं रिवर में जाके, नदी में जाके मिल रहा है, क्योंकि मोस्टली खेत वहीं होंगे जहाँ पे कोई सोर्स ऑफ वाटर होएगा, तो वो अल्टीमेटली वो भी एक वाटर पॉल्यूशन करेगा क्योंकि वो एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ केमिकल्स हो गए, तो वो वाटर बॉडीज में मिल जाना। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है थर्मल पॉल्यूशन। क्या होता है, थर्मल पॉल्यूशन होता है कि इतना ज़्यादा अर्थ टेम्परेचर बढ़ जाना, थर्मल मीन्स होता है हीट, तो हीट इतनी ज़्यादा बढ़ जाना जिस वजह से एक्वेटिक लाइफ और फोना एंड फ्लोरा को, फोना फ्लोरा हो गया एक्वेटिक एनिमल्स, फॉर फोना एंड फ्लोरा मीन्स एक्वेटिक प्लांट्स। अब इसमें बेसिकली वाटर का इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाना कि उस वजह से जो फोना एंड फ्लोरा है, एक्वेटिक फ्लोरा एंड फोना है, उसको अफेक्ट होना। अब ये किस वजह से होता है, सबसे पहले मर्क्यूरी का वो हो जाना, मतलब पानी में मिल जाना। मर्करी एक हाईली पॉइजनस और परसिस्टेंट है कि अगर मर्करी मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब दिक्कत दे सकता है आपको, और ये हमारे रिप्रोडक्शन में भी ऑर्गेनिजम्स के मतलब उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे भी ज़्यादा इफेक्ट करता है कि वो आगे फिर अपनी स्पीशीज़ को आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है लेड होता है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से, ये लेड वहाँ पे जनरेट होता है जिस वजह से ये आपका एपेटाइट मीन्स आपको लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है, जैसे भूख की कमी होना, अगर ज़्यादा मात्रा में लेड होएगा पानी में तो आपको भूख लगना कम हो जाएगी, आपको वीकनेस आनी स्टार्ट हो जाएगी। फिर आता है हमारे पास कॉपर की वजह से इलेक्ट्रोप्लेटिंग या स्मेल्टिंग की वजह से हो सकता है, और इससे हाइपरटेंशन, अगर पानी में ज़्यादा अमाउंट ऑफ कॉपर होएगा तो आपको हाइपरटेंशन भी हो सकती है। और जिंक अगर पानी में होगा तो वो भी आपका सबसे पहले सोर्स क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की वजह से, और वो आपकी किडनी डैमेज तक कर सकता है। और ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन में बेसिकली नाइट्रेट्स है जो कि लीचेस डाउन, एक्सेसिव nitrate leaches around the groundwater. We use this water as drinking, which contains excessive amount of nitrate. Nitrate enters the blood and combines with hemoglobin to form methyloglobin, which reduces oxygen carrying capacity of blood. अब इसमें क्या है, इसमें जो नाइट्रेट अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वो आपकी हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स होकर आपकी बॉडी को और ज़्यादा इफेक्ट करेगा, बैड इफेक्ट्स देगा।
अब इसमें हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं इसको, ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर, हम सबसे पहले इसमें प्रेसिपिटेशन कर सकते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस आपके जो आरओज होते हैं उसमें यूज़ होता है ये प्रोसेस, रिवर्स ऑस्मोसिस। और कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन कैसे होगा, सबसे पहले जो भी डोमेस्टिक वेस्ट है उसको अवॉइड किया जाए, वहाँ पे पेनल्टी चार्ज करी जाए। रिवर बॉडीज़ में अगर कोई डाल रहा है तो सीवेज वेस्ट को भी वाटर बॉडी से ना मिक्स हुए। और जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको भी अगर वाटर में भेजना है तो ठीक है, लेकिन आप उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट करो कि उससे बैड इफेक्ट्स बाद में ना हुए एक्वाटिक लाइफ को भी और ह्यूमन लाइफ को भी। इसमें आप इतने पॉइंट्स लिख सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्मल पॉल्यूशन की। थर्मल पॉल्यूशन बेसिकली क्या होएगा कि हीट इंक्रीज हो जाना पानी में, जो भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था थर्मल पॉल्यूशन वही होएगा, ये वाटर पॉल्यूशन से ही रिलेटेड है। इसमें आपका मतलब पानी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा एक्सेस में हो जाएगा, जिससे जो एनिमल लाइफ है और सॉरी जो वाटर लाइफ है, फ्लोरा एंड फौना है, उसको ज़्यादा इफेक्ट होता है। अब सबसे पहले मैंने ये चीज़ आपको बता दी है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम इसको मेजर कैसे कर सकते हैं, हम कूलिंग पॉन्ड्स ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, वाटर फ्रॉम कंडेंसर इज स्टोर्ड इन कूलिंग पॉन्ड्स वेयर नेचुरली इवेपोरेशन कूल्स द वाटर देन डिस्चार्ज बाय नियर बॉडीज। हम इसमें कंडेंसर्स का यूज़ कर सकते हैं, वाटर बॉडीज़ में कंडेंसर हम इंस्टॉल कर सकते हैं जो कि वाटर बॉडीज़ को जनरली एक नॉर्मल टेम्परेचर पे ले आएगा रादर देन कि उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने के। अब इसमें एडवांटेजेस क्या आएंगे, एक तो लो कॉस्ट ऑफ पॉन्ड कंस्ट्रक्शन आएगा, मतलब ये ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा हमें तो। और उसके बाद हम कूलिंग टावर्स का यूज़ कर सकते हैं इसमें। और नेक्स्ट है स्प्रे पॉन्ड्स। अब स्प्रे पॉन्ड्स में क्या होएगा, बेसिकली इसमें यहाँ पे कंडेंसर होएगा, लाइक ऐसे कंडेंसर होएगा जो कि यहाँ पे स्प्रेज होंगे कि भाई कुछ लेवल ऑफ पानी को स्प्रे कर दिया जा रहा है और यहाँ पे हमारा कंडेंसर लगा होगा और यहाँ पे स्प्रेयर्स होंगे, तो ये मेथड भी आप यूज़ कर सकते हो फॉर वाटर कूलिंग। नेक्स्ट आता है हमारे पास मैराइन वाटर पॉल्यूशन। मैराइन भी एक टाइप ऑफ वाटर पॉल्यूशन ही है। इसमें बेसिकली क्या होएगा, मैराइन लाइफ, मैराइन का मतलब होता है एक ऐसा वाटर रिसोर्स जो कि सॉल्ट कंटेंट जिसमें ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल ओशंस हो गए, वहाँ पे सॉइल कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको हम जब ओशंस के लेवल पे पॉल्यूशन होना स्टार्ट हो जाता है तो हम उसको मैराइन पॉल्यूशन बोलते हैं। अब इसमें हमारे पास आता है, इसमें जो भी मेजर पॉल्यूटेंट्स होंगे ना वो ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। अब इसमें पॉल्यूटेड रिवर्स, जैसे कहीं ना कहीं ओशन है, अब ओशन भी काफ़ी सारी रिवर्स से कनेक्टेड होएगा क्योंकि रिवर्स ही कहीं ना कहीं जाके पानी में ओशन में मिल रही है। तो जो ओशन है यहाँ पे जितना भी रिवर्स से सारा वेस्ट आ रहा है, पॉल्यूटेड रिवर्स आ रही है, वो एक तो मेजर कॉज होएगा हमारा ओशन के वाटर पॉल्यूशन का। अब इसमें हमारे पास सबसे पहले इफेक्ट्स क्या होंगे, जो न्यूक्लियर वेस्ट होंगे उस वजह से एक जनरली जो वो होता है सेवरल डिफॉर्मेटिटीज आती हैं, मतलब जैसे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे वो हो रहा है, या फिर जैसे जो नया बेबी हो रहा है, बॉर्न हो रहा है एक्वाटिक लाइफ में, वो काफ़ी ज़्यादा उसमें कहीं ना कोई कुछ डिसएडवांटेज है, कोई ऑर्गन उसका ढंग से डेवलप नहीं हुआ है, ये सब प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। और इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हम जो जितना भी न्यूक्लियर वेस्ट है ना, जो मतलब ये इफेक्ट कर रहा है कि वो ऑर्गेनिजम्स के ना ऑर्गन्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, उसको जो जितना भी ये सारा वेस्ट है ना इसको सारे एक जगह डंप कर दो, एक गड्ढा खोद के बड़ा सा उसमें सारा डंप कर दो, ये सारा आपका आ जाएगा इसमें क्या बोलते हैं, इसमें आपका कंट्रोलिंग मेथड आ जाएगा। और जितने भी ऑयल्स हैं वो सारे वहाँ पे स्पिल्ड ना हो, ये हम ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, तो मेराइन पॉल्यूशन को हम कहीं किसी हद तक उसके बारे में रोक सकते हैं। और नेक्स्ट आता है अवेयरनेस कैंपेन्स को लॉन्च करना चाहिए नेशनल और इंटरनेशनल लेवल्स पे, बस इसमें यहाँ तक ही है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सॉइल या फिर लैंड पॉल्यूशन। अब सॉइल या लैंड पॉल्यूशन क्या होएगा, कुछ ऐसा पॉल्यूशन जिसमें हमारा जो लैंड फॉर्म है या सॉइल्स है हमारी, उसको हम डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, अनडिज़ायरेबल चेंजेस आ रहे हैं उसमें जो हम नहीं चाहते हैं वो आए।
अब इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, सोर्स क्या आएगा इसमें, सबसे पहला है इंडस्ट्रियल वेस्ट। जितना भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है, एशेज हो गई किसी सॉलिड वेस्ट की, वो सारी लैंड में जाके मिल रही हैं, सॉइल में जाके मिल रही हैं, जो अल्टीमेटली हमारी जो वेजिटेशन है उसको इम्पैक्ट कर रही हैं, वो सारा इसमें आएगा। नेक्स्ट आता है अर्बन वेस्ट, जैसे गार्बेज हो गया या फूड वेस्ट हो गया, फ्रूट पीलिंग या रबिश हो गई, रबिश जैसे नॉन डिकम्पोजेबल, जैसे आप प्लास्टिक फेंक दो या कांच के कुछ बॉटल्स वगैरह फेंक दो अगर ऐसे ही लैंड पे, तो वो भी लैंड पॉल्यूशन क्रिएट करेगा, क्योंकि वो आगे जाके वो मतलब आगे रिएक्ट ही नहीं कर पाएंगे, वो एज इट इज साल भर साल वो सेम चीज़ रहेगी। फिर हमारे पास आता है रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस होते हैं उनको डाल देना, उस वजह से भी वेजिटेशन और लैंड में काफ़ी ज़्यादा डिग्रेडेशन आती है, और लैंड कई बार मतलब ख़राब भी हो जाती है कि उसमें आगे पेड़ पौधे जो भी अगर उग भी रहे हैं तो वो अगर आप वो कंज्यूम कर लेते हो ना एज वेजिटेबल्स या जो भी आपकी वेजिटेशन है, वो आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट करेंगी बहुत ज़्यादा, और मतलब काफ़ी ज़्यादा नुकसान देंगी वो। और माइनिंग की वजह से भी कई बार लैंड पॉल्यूशन हो जाता है, मतलब एक्सेसिव माइनिंग की वजह से वो हो जाता है। अब हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, इसका एक मेथड है कि जो बर्निंग है ना वो एक चैम्बर में हो, मतलब अगर आपको कोई भी वेस्ट बर्न करना है तो उसको डायरेक्टली ये नहीं कि कूड़े में आग लगा दी, उसके लिए अलग से चैम्बर बनाया जाए जहाँ पे जितना भी वेस्ट है आप उसको बर्न कर दो, ऐसे हो जाएगा। और नेक्स्ट आता है रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट, जो हमारे 3 Rs फॉलो होते हैं। 3 Rs हो गए, रिसाइकल, रीयूज एंड अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है, रिसाइकलिंग हो जाता है जैसे न्यूज़पेपर का रिसाइकल, ग्लास का रिसाइकल, या प्लास्टिक वगैरह का जो ये रिसाइकल होता है ना, वो सारा अगर हम करें तो उससे भी हम वो कर सकते हैं। और हम कंपोस्टिंग यूज़ करें, मतलब जितना भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है जैसे फूड पीलिंग वगैरह है, हम उनको कंपोस्ट में कन्वर्ट कर दे बाय वर्मिंग कंपोस्टिंग एंड ऑल, तो उस वजह से हम उसको एज अ मैन्योर यूज़ कर सकते हैं, जो खाद बोलते हैं ना वो हम उसमें डाल सकते हैं। उसके बाद आते हैं यूज़ ऑफ डस्टबिन, पब्लिक अवेयरनेस, यूटिलाइजेशन, जैसे कि अब ये होता है जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है ना उसको हम उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, ब्रिक्स बनाने में, ईंटें बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं। और लिमिटेड यूज़ कर दे अगर हम फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का, जिससे ज़्यादा केमिकल्स हमारी उसमें ना जाए, मतलब जितना भी वो है लैंड है उसमें ना जाए, तो उससे भी हमारी वो इम्प्रूव होएगी, मतलब पॉल्यूशन कहीं ना कहीं किसी लेवल तक स्टॉप हो जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास 2 ही टॉपिक्स बचे हैं इसमें, एक आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है और एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट है। तो सबसे पहले हम सॉलिड वेस्ट के बारे में बात करते हैं। हम सॉलिड वेस्ट बेसिकली होता क्या है, एक सॉलिड वेस्ट ना कई टाइप का हो सकता है, कि आप डिपेंड करता है कि आप कैसे इन्वायरमेंट में रहते हो। अगर आप इंडस्ट्रियल पर्सन हो तो आपके लिए जो सॉलिड वेस्ट होएगा वो इंडस्ट्रीज़ के टाइप का होएगा। अगर कोई हाउस वाइफ है तो उसके लिए जो सॉलिड वेस्ट होएगा वो बेसिकली जो घर का एक तो किचन वेस्ट हो गया वो हो जाएगा, और जो घर में जो चीज़ें यूजलेस हो जाती हैं, जैसे मान लो रैपर्स वगैरह आ गए किसी चीज़ का, आपने चिप्स खाया, आपको चिप्स का रैपर हो गया, वो आपके लिए रैपर एक वेस्ट हो जाएगा जो कि सॉलिड वेस्ट में आ जाएगा। और रैपर्स जनरली जो प्लास्टिक वगैरह के बने होते हैं तो ये हमारे लिए बेसिकली नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मीन्स जल्दी से इसको वो नहीं कर पाते हैं, हम क्या बोलते हैं, ये डिकम्पोज वगैरह नहीं हो पाते ईजीली। ठीक है, अब इसके बाद सबसे पहले अगर हम डिफाइन की बात करें तो सॉलिड वेस्ट आपका ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक टाइप का हो सकता है। ऑर्गेनिक में हो गया जैसे फ्रूट्स के छिलके हो गए, या जो किचन वेस्ट मैं बता रही थी वो हो गया आपका ऑर्गेनिक वेस्ट। और इनऑर्गेनिक वेस्ट हमारे पास हो जाएगा जैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट या फिर फूड पैकेट्स की जो मैं बात कर रही थी, रैपर्स की, वो सारा इनऑर्गेनिक मटेरियल्स में आ जाएगा। अब इसके बाद क्या होता है, सबसे पहले हाउस होल्ड वेस्ट का हम क्या कर सकते हैं, जैसे म्यूनसिपल वेस्ट हो गया, सैनिटेशन रेसिड्यू हो गया, वेस्ट हो गया, या स्ट्रीट्स वगैरह पे कंस्ट्रक्शन वगैरह का जो भी होम से आपका सामान निकल रहा है, वेस्ट निकल रहा है, वो सारा हाउस होल्ड वेस्ट में आ जाएगा। अब इसमें नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा हमारे काम का नहीं है, जनरली वैसा होएगा कि आपको बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकता है अगर वो किसी भी रीज़न से आप अगर कंज्यूम कर लेते हो, जैसे टॉक्सिक केमिकल्स वगैरह हो गए, आपकी बॉडी पे भी अगर एसिड स्किन पे भी गिर जाते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं।
फिर इसके बाद आता है हमारे पास हॉस्पिटल वेस्ट। हॉस्पिटल वेस्ट में जनरली क्या आएगा, सिरिंजेस हो गई, जैसे जो एंडोस्कोप्स हो गई या फिर एक्सरे की फिल्म्स हो गई या ट्यूब्स हो गई, ये सारी हमारे पास वैसे ही आ जाएंगे, हॉस्पिटल वेस्ट आ जाएगा। या किसी ने ऑपरेशन कराया तो ऑपरेशन के बाद जो जैसे ब्लड हो गया या टिश्यूज जो भी उसकी बॉडी से एक्सक्रीट हुए हैं, वो सारा हॉस्पिटल वेस्ट में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है एग्रीकल्चर वेस्ट। अब एग्रीकल्चर वेस्ट में क्या हो गया, जो एनिमल एक्सक्रीटरा हो गया और जो क्रॉप का रेसिड्यू बच गया, जो बची कुछ चीज़ें थी वो सारी बच गई हैं क्रॉप्स की, वो सारा आपका एग्रीकल्चर वेस्ट में आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इफेक्ट्स की। इफेक्ट्स क्या, सॉरी सबसे पहले हम कॉजेज की बात करेंगे। कॉजेज हमारे पास हो गई सबसे पहले जो ह्यूमन एक्सप्लोजन है, एकदम से ह्यूमन जो पॉपुलेशन है वो एक इतनी ज़्यादा रैपिडली इंक्रीज हो रही है कि इस वजह से जितना ज़्यादा, क्योंकि आज के टाइम में हर पर्सन कहीं ना कहीं अपने लेवल पे कोई ना कोई वेस्ट क्रिएट कर रहा है, तो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होएगी वेस्ट हमारे पास उतना ज़्यादा ही होगा। और उसके बाद टेक्नोलॉजी की वजह से रैपिड ग्रो इन टेक्नोलॉजी। अब इसमें एक चीज़ हम टर्म यूज़ करेंगे टेक्नोलॉजी में, यूज़ एंड थ्रो। मतलब आप चीज़ को यूज़ कर रहे हो, आपको नहीं अच्छी लग रही, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नया फ़ोन आ रहा है, तो आप पुराना वाला छोड़ के नहीं अब मेरे को नया चाहिए, तो आप वो यूज़ एंड थ्रो कर रहे हो कि यह चीज़ यूज़ करी, फिर अगर आपको नहीं अच्छी लगी तो आपने 1 या 2 साल बाद वो टेक्नोलॉजी की वजह से चेंज कर ली है, वो यूज़ एंड थ्रो आ जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, इफेक्ट्स क्या होते हैं इसके। इफेक्ट्स हमारे पास आते थे सबसे पहले, अगर ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक हो जाएगा तो चांसेस हो जाते हैं फ्लड्स के। बर्न्स एंड इंजरीज फ्रॉम एक्सप्लोजन, जब कई बार मिथेन गैस हो जाती है, लैंडफिल्स हो जाते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा एकदम बर्स्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा आप एक ही जगह पे कूड़ा बार बार भरे जा रहे हो खोद खोद के, तो उस वजह से कई जगह एक्सप्लोजन की हमें चीज़ें भी देखने लग जाती हैं और कई बार स्किन इन्फेक्शंस हमें देखने को मिलते हैं। फिर हमारे पास अनहाइजीनिक एंड अनसेफ डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक्स लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक मटेरियल इन द लैंड। कई बार अगर आप प्लास्टिक जो है अगर उसको ढंग से वो नहीं करेंगे, मतलब ढंग से वो नहीं होएगा, वो उसका प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होएगा, तो वो कई बार लैंड के लिए और हमारी ह्यूमन लाइफ के लिए भी इफ़ेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में, जिसमें क्या होता है हमारे पास जितना भी कलेक्शन होएगा वेस्ट का वो सेग्रीगेट होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने बायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट सारे मिक्स कर दिए और सारा वेस्ट हमने एक साथ मतलब फेंक दिया, तो उस वजह से भी कई बार दिक्कत हो सकती है क्योंकि वो रिएक्ट कर जाती है। और नेक्स्ट हमारे पास जो होता है हम प्रोसेसिंग कर सकते हैं वेस्ट की, हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये हो जाएगा कि हम इसमें 4 R's का यूज़ करेंगे, रिफ्यूज़, रीयूज़, रिसाइकल एंड रिड्यूस। इसमें रिफ्यूज़ मतलब आप नई चीज़ें मत खरीदो जल्दी से, रीयूज़ कर लो, जो आपकी चीज़ें हैं ना उनको रीयूज़ कर लीजिए। जैसे सॉफ्ट ड्रिंक के कैंस हो गए, आप उसको पेंसिल स्टैंड में यूज़ कर सकते हो, रिसाइकल कर सकते हो चीज़ों को। और रिड्यूस मीन्स जितना मिनिमम से मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपको चीज़ की, आप उतना रिड्यूस कर सकते हो उसको। इसमें इतना ही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट की। डिज़ास्टर बेसिकली होता क्या है, डिज़ास्टर एक एकदम से अनवांटेड चेंज होता है तो ह्यूमन लाइफ जनरली नहीं चाहती है, जैसे फ्लड्स आ जाना या अर्थक्वेक आ जाना, सुनामीज़ का आ जाना, ये ह्यूमन लाइफ नहीं चाहती है कि हमारे साथ ऐसा हो, या कोई भी नहीं चाहेगा। तो उसके बाद क्या होता है, अब इसमें 2 टाइप्स ऑफ हमारे पास आएंगे ये डिज़ास्टर्स, एक आएगा नेचुरल, एक आएगा मैन मेड। नेचुरल डिज़ास्टर्स बेसिकली होंगे जो कि नेचर से अकर हो जाते हैं, जैसे फ्लड्स हो गई, साइक्लोन्स हो गए, सुनामी और अर्थक्वेक्स हो गए। और हमें यहाँ पे एग्जांपल्स दे रखा है वॉल्केनिक इरप्शंस। वॉल्केनोज जब फटते हैं तो कई बार बहुत ज़्यादा मेजर उसमें एक लैंड एयर पॉल्यूशन हमें बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है और कई बार डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ भी हमें देखने के लिए मिलता है अगर वहाँ पे प्रॉपर मैनेजमेंट ना हो, तो ये सब। और हमारे पास मैन मेड डिज़ास्टर्स होते हैं जैसे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन या पेस्टिसाइड्स, ऑयल स्पिल, ये सारे मैन मेड होते हैं जो ह्यूमंस अपनी मतलब मर्जी से करते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थक्वेक की। अर्थक्वेक होता क्या है, अर्थक्वेक जनरली एक वो होएगा कि एक वॉयलेंट, एकदम से वॉयलेंट, बहुत ज़्यादा शेकिंग ऑफ अर्थ स्टार्ट हो जाएगा जिस वजह से डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ होएगी। कंस्ट्रक्शन में भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हमें देखने के लिए मिलता है और जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड का वो होएगा,
अर्थक्वेक होएगा उतना ज़्यादा ही लेवल ऑफ डिस्ट्रक्शन होएगा। सबसे पहले रीजंस क्या होते हैं अर्थक्वेक के? वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से, फ्लो ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, या फिर मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं जैसे कि अर्थ होती है ना, वो काफ़ी बड़ी बड़ी मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स की बनी होती है, ठीक है। तो अगर उनमें अगर शेकिंग हो जाती है, जैसे वो एकदम से हिलने लग जाती है, उनमें मूवमेंट होती है, तो उसको बोला जाता है अर्थक्वेक का एक रीज़न होता है वो। अब इफेक्ट्स क्या होते हैं इस वजह से? सबसे पहले बिल्डिंग्स या जितना भी मैन मेड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका डैमेज होना, फ्लोरा एंड फौना में डैमेज होना, लॉस ऑफ फायर, कॉज ऑफ फायर, कई बार आग भी लग जाती है घरों में अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा देर तक आ जाए तो। लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ, ये हमें देखने के लिए मिलता है। अब इसमें मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट हम ऐसे कर सकते हैं कि ना, जो लोग हैं उनको हम, सबसे पहले तो सब कुछ ठीक रहता है बिफोर अर्थक्वेक, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स विच कैन टॉलरेट द वाइब्रेशन ऑफ अर्थक्वेक। अब हम मेजर्स इसमें क्या लिख सकते हैं? कुछ जो अर्थक्वेक प्रोन एरियाज हैं, जहाँ तक हम देखें जापान और ये जो चाइना वगैरह की साइड में बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक हमें देखने के लिए मिलता है, तो वहाँ पे जो हाउसेज हो ना, वो थोड़े लाइट वेट मटेरियल के बनाए जाए, तो उस वजह से आपको डिस्ट्रक्शन में कम डिस्ट्रक्शन होगा। नेक्स्ट आता है फ्लड। फ्लड क्या होता है? फ्लड बेसिकली क्या होएगा? एक अनकंट्रोल फ्लो ऑफ वाटर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा दिन तक पानी भरा रह जाएगा, तो उसको हम फ्लड कंसिडर करेंगे। फ्लड बेसिकली कॉजेज क्या होंगे? बोथ नेचुरल या ह्यूमन एक्टिविटीज़, जहाँ पे पानी मतलब एक्सेसिव रेन होना स्टार्ट हो जाएगा वहाँ पे, और सॉयल इरोजन की वजह से भी, क्योंकि जो सॉयल होती है ना वो बेसिकली क्या करती है, अगर वहाँ पे ट्रीज उगे रहेंगे तो सॉइल जो है वो पानी को रोक लेती है कहीं ना कहीं, क्योंकि जो जैसे अगर पानी आ गया यहाँ पे तो ये इसको कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब कर लेगी, जो रूट्स हैं वो कहीं ना कहीं उसको रोक लेंगी। लेकिन अगर हम सारे ट्रीज कट कर देंगे तो मिट्टी तो खाली हो गई, मिट्टी उड़ जाएगी, पानी रोकने की उसमें क्षमता नहीं है, तो ये एक कॉज हो जाता है आपका फ्लड का। बस इसमें इतना ही है। और इसके बाद साइक्लोन की बात कर लें। साइक्लोन होता है बेसिकली एक ओवल या सर्कुलर एक स्टॉर्म आ जाता है, काफ़ी तेज़ तूफान आ जाना, जिस वजह से डिस्ट्रक्शन हो जाता है लाइफ का, ये इसमें यही होता है। और इसके एक हम ये बता सकते हैं कि अगर साइक्लोन्स कहीं पे आ रहे हैं तो उसके लिए लोग अपने घरों में अलार्म्स वगैरह का इंस्टॉलेशन करें, जिससे वो कहीं ना कहीं किसी लेवल तक बच सकते हैं। और उसके बाद लैंडस्लाइड की जो लास्ट टॉपिक है वो ये है आपका कि लैंडस्लाइड क्या होता है। लैंडस्लाइड बेसिकली होएगा ब्रेकिंग डाउन या स्लाइडिंग डाउन ऑफ रॉक्स फ्रॉम ओरिजिनल प्लेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। मतलब जैसे ये है मोस्टली पहाड़ी इलाकों पे ये देखने को मिलती है। अब यहाँ पे क्या होएगा कि ना, यहाँ पे लैंडस्लाइड हो गई है तो ये वाला पूरा एरिया खिसक के कहीं और चला जाएगा। लैंडस्लाइड के बेसिकली कॉजेज क्या होंगे? जब बहुत ज़्यादा केमिकल या फिजिकल चीज़ें होती हैं वहाँ पे, वेदरिंग ऑफ रॉक्स होता है, मतलब रॉक्स में कॉन्ट्रैक्शन और कंप्रेशन चलता रहता है, वो उसकी वजह से भी कई बार जो रॉक्स होती हैं वो लूज पड़ जाती हैं, तो उस वजह से लैंडस्लाइड्स हो जाती हैं हमारे पास। और नेक्स्ट आता है हमारे पास हैवी रेन की वजह से भी लैंडस्लाइड्स हो जाती है, मतलब बहुत टाइम तक काफ़ी ज़्यादा रेन हो रही है तो ये जो एरिया है वो पूरा खिसक के चला जाएगा कहीं। और डिफॉरेस्टेशन, प्लांट्स नहीं है, सही वही बात कि अगर वो होल्ड करने की वो है ही नहीं, रूट्स ही नहीं है, क्योंकि प्लांट्स नहीं होंगे तो रूट्स कहाँ से होंगी? अगर रूट्स ही नहीं है तो वो कहीं हो सकता था कि वैसे रोक लेती, अगर प्लांट्स नहीं है तो उस वजह से भी एक कॉज हो जाता है ये हमारा लैंडस्लाइड का। इफेक्ट्स क्या होता है? लॉस ऑफ फ्लोरा एंड फौना, और हम जो रोड्स होती है वो कई जगह वो ब्लॉक हो जाते हैं और ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत होती है। लैंडस्लाइड की वजह से कई बार रिवर्स में भी ब्लॉकेज हो जाती है, जिस वजह से फ्लड भी आ जाती है। तो इसमें यही है, ये लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कर दो चैनल को प्लीज़। थैंक यू।